हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से एक न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और अन्य आसनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आपने देखा, घेरण संहिता में वर्णित जितने भी आसन हैं, इन आसनों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही साथ पूरा घेरण संहिता या फिर योग के अन्य ग्रंथों से संबंधित चैनल पर आपको 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम अन्य दो आसनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर सिंहासन और गोमुखासन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व लगभग 5 से 6 आसनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर जो आसन सीरीज है इसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैंने आपको जो सप्त साधन है घेरण संहिता में वर्णित, उसमें हमने आसन के बारे में चर्चा की थी कि आसन क्या है, आसन के लाभ घेरण संहिता के अनुसार क्या हैं। वहां पर हमने देखा था महर्षि घेरण द्वारा सप्त साधन के अंतर्गत द्वितीय साधन आसन का वर्णन किया गया है। द्वितीय साधन में जो घेरण संहिता जो 7 साधनों में विभाजित है, इस ग्रंथ का जो द्वितीय साधन यानी कि जो दूसरा चैप्टर है, उसमें आसन का वर्णन प्राप्त होता है। कहा गया है कि आसनों के अभ्यास से दृढ़ता की प्राप्ति होती है। तो ये सब हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, इसके लिए इसे ज़्यादा रिपीट करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। तो यहाँ पर आसन यहाँ पर हमने देखा है, ये सब आप चैनल पर जा करके आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर सिंहासन की विधि जानेंगे। प्रथम हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस आसन को सिंहासन कहा क्यों जाता है। तो सिंहासन अर्थात सिंह के समान, सिंह की आकृति के समान हमारी शरीर की इस आसन के दौरान पोजीशन हो जाती है, इसके लिए हम इस आसन को सिंहासन कहते हैं। अब विधि क्या है तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप इमेज के माध्यम से यहाँ पर आप देखेंगे, साथ ही साथ मैं आपको समझाने भी वाला हूँ। आपको बता दें, ये जो इमेज है इसका क्रेडिट घेरण संहिता को जाता है, वहाँ से ली गई है। ये जो आप पिक्चर जो देख रहे हैं, ये जो पोजीशन है यह सिंहासन की है। अब करेंगे किस प्रकार से, तो आप देखेंगे प्रथम हमें दंडासन की पोजीशन में आना है, यानी कि हमारे जो दोनों पैर हैं, दोनों पैर सामने की ओर फैले होंगे। इसके पश्चात हमें वज्रासन की स्थिति में आना है। जब हम वज्रासन की स्थिति में आएंगे तो दोनों पैरों के बीच में 45 डिग्री तक हमें अपने दोनों घुटनों को फैला देना है। आप जैसे कि यहाँ पर देख भी रहे हैं, प्रथम हमें वज्रासन की स्थिति में आना है, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए हमें बीच में जगह छोड़ देनी है। अब जब हम इस प्रकार की पोजीशन में आ जाएंगे, इसके पश्चात हमारे जो दोनों हाथ होंगे, दोनों हाथों को हमें जमीन पर सटा देना है और या ध्यान रखना है कि हमारी जो उंगलियां हैं यह अंदर की ओर हों। ये आप यहाँ पर आप जिस प्रकार से यहाँ पर पिक्चर में दर्शाया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके पश्चात हमारे जो घुटने जो कोहनियाँ हैं ये बिल्कुल सीधी रखने का अभ्यास करना है। हमारी जो कमर होगी यानी कि जो मेरुदंड है उसको बिल्कुल सीधा रखने का अभ्यास करना है, बिल्कुल लचीला बनाने का अभ्यास करना है। इसके पश्चात हमारा जो सिर है इसे सामने की ओर या फिर छत पर, जो भी हमें अगर जो हम घर में कर रहे हैं तो जो छत पर, या फिर अगर जो हम बाहर ग्राउंड में कर रहे हैं तो आसमान पर हमारी जो दृष्टि है उसको जमाने का अभ्यास करना है। यहाँ पर कहा गया है कि हम जालंधर बंद का अभ्यास भी कर सकते हैं, नासिकाग्र दृष्टि भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जो हम व्यवहार में अभ्यास कर रहे हैं तो हम किसी भी स्थिति में आ सकते हैं। अगर जो आप घेरण संहिता के अनुसार देखते हैं तो घेरण संहिता में कहा गया है कि जालंधर बंद का अभ्यास करना है और नासिकाग्र दृष्टि रहेगी। अगर जो हम जालंधर बंद करते हैं तो भौहों के मध्य में हमारी दृष्टि रहेगी शांभवी मुद्रा के समान, और अगर जो हम नासिकाग्र दृष्टि करते हैं तो सामान्य हमारी जो स्थिति है, हमारे मुख की जो स्थिति है वह सामान्य रहेगी। तो ये जो आसन है यह सिंहासन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो वज्रासन किस प्रकार से करना है मैंने आपको बताया है। उस दौरान हमारे दोनों पैरों के जो पंजे हैं आपस में मिले होते हैं, तो ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। तो ये जो स्थिति है यह सिंहासन की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि घेरण संहिता में सिंहासन के पश्चात एक सिंह गर्जनासन की के अभ्यास की भी बात कही गई है।
तो सिंह गर्जनासन भी इसी प्रकार से है। हमें क्या करना है कि जीभ निकालनी है और जीभ निकालते हुए जिस प्रकार से सिंह गर्जना करता है उसी प्रकार से आवाज करनी होती है। तो ये जो अभ्यास होगा सिंह गर्जनासन है। और ये जो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सिंहासन है जो कि घेरण संहिता में दर्शाया गया है, बताया गया है। तो आप सिंहासन की विधि जान चुके हैं। सामान्य सा आसन है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब इसके लाभ क्या है तो आप देखेंगे इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड का विस्तार होता है। सामान्य सी बात है, जब हम आगे की ओर झुकेंगे तो हमारा जो मेरुदंड है यह लचीला बनेगा ही, इसका विस्तार होगा ही। यह आसन तनाव व परेशानी को दूर कर रक्त परिसंचरण को बढ़ाने, सभी विकारों को दूर करने में सहायक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि इससे हमारी जो हमारा जो मेरुदंड है इसका विस्तार हो रहा है। तो सामान्य सी बात है, विस्तार अगर जो कोई भी अंग अगर जो हमारा खींचा जाएगा तो रक्त परिसंचरण बढ़ेगा ही। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि मेरुदंड का विस्तार होता है, रक्त परिसंचरण बढ़ता है, साथ ही साथ तनाव और परेशानियां दूर होती हैं। अब तनाव और परेशानी, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम शांभवी मुद्रा इत्यादि में बैठ रहे हैं या फिर नासिकाग्र दृष्टि में अगर जो हम बैठते हैं तो ये सब जो मुद्राएं हैं किस प्रकार की हैं, तनाव और परेशानियों को दूर करने वाले हैं। तो सामान्य सी बात है, अगर जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक सिंहासन की स्थिति में अगर जो बैठता है, सिंहासन में बैठता है, तो ये सारे लाभ प्राप्त होते हैं। सभी विकारों को दूर करने में ये जो आसन है सहायक है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो आसन है अगर जो आप स्वयं के लिए सीख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या इसके लाभ हैं। अगर जो आप किसी को बताने के लिए, अगर जो आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर जो आप कहीं पर क्लास लेते हैं तो आपको इस प्रकार से समझाना है और आप स्वयं इसका लाभ प्राप्त करें। आप स्वयं इसका जो अनुभव है, इसके जो लाभ हैं उनका अनुभव करें और दूसरे व्यक्तियों को भी बताएं। तो ये सिंहासन है, सिंहासन के लाभ क्या हैं ये आप यहाँ पर जान चुके हैं। सिंहासन करने के दौरान क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए तो कह रहे हैं, यदि घुटनों या जांघों में दर्द का अनुभव हो तो यह आसन का जो ये आसन है इसका अभ्यास रोक देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं शरीर ज़्यादा मोटा होता है तो वज्रासन की स्थिति में नहीं बैठ पाते, या फिर घुटनों में दर्द है, जांघों में दर्द है तो नहीं बैठ पाते। तो ऐसी अगर जो स्थिति है तो हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है। जब तक हम इस आसन की स्थिति में बैठ पाएं हमें अभ्यास करना है। ज़्यादा दर्द का अनुभव हो तो हमें छोड़ देना है, अभ्यास रोक देना है। तो ये सावधानियां हैं। इसके अलावा कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो इसमें हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सिंहासन हम पूरी तरह से जान चुके हैं। सिंहासन क्यों कहा जाता है, सिंहासन की विधि क्या है, सिंहासन के लाभ क्या हैं, सिंहासन के दौरान कौन कौन से सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। अब दूसरा जो आसन है गोमुखासन, इसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। गोमुखासन क्यों कहा जाता है तो गोमुखासन का तात्पर्य है हमारे इस आसन की स्थिति गो यानी कि गाय के मुख के समान हो जाता है। जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की जो स्थिति है वह गाय के मुख के समान हो जाती है। इसके लिए इस आसन को गोमुखासन कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हमें यह अभ्यास करना है। प्रथम हम दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। कोई भी जब हम बैठने वाले आसन करते हैं ना तो हमें दंडासन की स्थिति में आना होता है। इसके पश्चात हमें क्या करना है कि बायां घुटने को या फिर दायां घुटने को मोड़ते हुए हमें दाईं जांघ के पास में रखना है और इसके पश्चात हमें बायां घुटने को मोड़ते हुए दाईं जांघ की ओर रखना है, यानी कि सटा करके रखना है और दोनों जो घुटने होंगे दोनों घुटने आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो ये जो स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पैरों की जो स्थिति है यह गोमुखासन की स्थिति है। अब जब हम इस प्रकार से पैरों को रख लेंगे, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर होंगे, हमारे जो तलवे होंगे वो बाहर की ओर खुले होंगे, दोनों पैरों को हमें शरीर से टच करना है, शरीर से मिलाए रखना है। जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे, इसके पश्चात जो भी पैर हमारा ऊपर होगा उस, जैसे कि यहाँ पर बायां पैर है तो बायां पैर ऊपर की ओर है तो हम बायां हाथ को उठाएंगे। बायां हाथ को हम ऊपर की ओर उठाते हुए और नीचे से हम दायां हाथ को लेकर के पीठ की ओर लेकर के जाएंगे। इसके पश्चात दायां
जो हाथ है दायां हाथ से बाएं हाथ के पंजों को पकड़ लेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कोहनी हमारे सिर के पीछे होगी। इसके पश्चात हमें कोशिश करना है कि हमारी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी हो, आंखें बंद हो। इस स्थिति में हमें आना है, यह गोमुखासन की स्थिति है। जब आप इस दौरान इसका अभ्यास कर लेंगे तो इसके पश्चात हमें इसकी दूसरी स्थिति यानी कि दूसरी तरफ से भी हमें इसका अभ्यास करना है। तो ये जो स्थिति है गोमुखासन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हाँ ये जो स्थिति है अगर जो यहाँ पर हाथ अगर जो पकड़ में नहीं आते हैं तो हमें ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो ये जो स्थिति है गोमुखासन की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अगर जो गोमुखासन का अभ्यास करता है तो इसके अभ्यास के लाभ क्या हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह आसन फेफड़ों के लिए, छाती फैलाने के लिए बहुत उपयोगी है। जब हम हाथों को पीछे की ओर करते हैं तो हमारी जो चेस्ट, हमारी जो छाती है यह फूलती है। तो अगर जो फूलेगी तो स्वाभाविक सी बात है जब फेफड़े फूलेंगे तो हम प्रश्वास भी हमारा बहुत अच्छे ढंग से होने लगेगा। छाती फूलती है, फेफड़ों के लिए उपयोगी है। स्पॉन्डिलाइटिस व कंधों के दर्द के लिए भी ये जो आसन है यह काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी उत्तम माना जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर जो ये सारी समस्या है, स्पॉन्डिलाइटिस है, कंधों में दर्द है इत्यादि है, तो हम इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, गोमुखासन का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि हमने ऊपर भी यहाँ पर देख लिया है, तो ये कुछ लाभ इसके हैं, गोमुखासन के लाभ हैं। और भी अन्य कई सारे लाभ हैं और व्यवहारिक लाभ भी हम देखते हैं, लेकिन ये जो लाभ मैंने आपको बताए ये सारे ग्रंथ के अनुसार हैं, आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा भी कोई भी अगर जो हम आसन करते हैं, अगर जो हम उस स्थिति में अगर जो बैठ पाते हैं तो वो आसन हमारा सिद्ध भी होने लगता है, अगर जो हम उस आसन की स्थिति में अधिक देर तक बैठ पाते हैं। अब गोमुखासन के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं तो आप देखेंगे, साइटिका एवं रीढ़ के निचले भाग के विकारों से पीड़ित व्यक्ति को यह आसन नहीं करना चाहिए। आसन के अभ्यास के दौरान जबरदस्ती नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में कहा, अगर जो हाथ पकड़ में नहीं आते तो जबरदस्ती नहीं करना है, पहले नहीं होता है। घुटने, अगर जो एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर अगर जो नहीं आता है तो जबरदस्ती नहीं करना है। ये जो अभ्यास है नित्य प्रतिदिन अगर जो हम करते हैं तभी जाकर के सिद्ध होते हैं, तभी जाकर के हम इनकी मूल स्थिति में यानी कि पूर्ण रूप से पूर्ण स्थिति में आ पाते हैं। तो ये इसके कुछ सावधानियां हैं जो कि हमें ध्यान रखना है। साइटिका या फिर रीढ़ की निचले भाग में अगर जो अधिक विकार है, अधिक अगर जो दर्द हो रहा है, वैसे तो ये इन दर्दों को दूर करता है, लेकिन अगर जो ज़्यादा दर्द अगर जो हो रहा है तो इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सिंहासन और गोमुखासन को जाना, उसके पूर्ण विधि के बारे में जाना, लाभ के बारे में जाना, सावधानियों के बारे में जाना, नामकरण के बारे में जाना। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे, आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप स्वयं का टेस्ट ले सकें। कुछ प्रश्न आपके लिए यहाँ पर वर्णित हैं। प्रथम प्रश्न है, निम्न में से हठ प्रतिदीपिका के अनुसार आसनों के प्रकार हैं 15, 32, 84 कोई नहीं। हठ प्रतिदीपिका में आसनों के कितने प्रकार हैं? गहरण संहिता में मैंने आपको बताया है, हठ प्रतिदीपिका में भी बताया है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक अन्य लेक्चर्स देखे होंगे तो आप इसका सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुक्तासन कौन सा आसन है? ध्यानात्मक, विश्रामात्मक, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो मुक्तासन का अगर जो हम अभ्यास करते हैं इसके क्या लाभ हैं आपसे पूछा गया है, या फिर किस प्रकार का आसन है आपसे पूछा गया है, मैंने आपको बताया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से सिंहासन के लाभ हैं विकारों को दूर करना, मेरुदंड का विस्तार करना, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो अगर जो हम सिंहासन का अभ्यास करते हैं तो क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, इसी प्रकार से चैनल पर इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक में एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। साथ ही साथ तीनों ग्रंथों में योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज दी गई है। अगर जो आप तीनों बुक में से कोई भी बुक डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट
चौथे प्रश्न की ओर चलें। चौथा प्रश्न है, निम्न में से गौमुखासन का तात्पर्य है गाय के मुख की आकृति, शेर के मुख की आकृति, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो अगर जो हम गौमुखासन हमने यहाँ पर पढ़ा, तो गौमुखासन का अगर जो हम अभ्यास करते हैं तो मैंने आपको बताया किस प्रकार से शरीर की आकृति बनती है, क्यों इसका नाम गौमुखासन पड़ा है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2 अन्य आसनों के बारे में जाना। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से अन्य अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था तो आप व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल पर कई सारे प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी लेक्चर आप चैनल पर हफ्ते 10 दिन पूर्व देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर जो आपने मेंबरशिप ली है तो आप जैसे ही चैनल पर होम बटन पर जाते हैं तो आपको फर्स्ट में ही काफ़ी सारे लेक्चर आपको प्रथम में देखने को मिल जाते हैं। तो आज हमने यहाँ पर सिंहासन गौमुखासन के बारे में जाना। आशा है आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।